हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने 6 थ्योरीज ऑफ बिजनेस साइकिल्स की थी। आज इस लेक्चर में हम 4 थ्योरीज ऑफ बिजनेस साइकिल करेंगे और जो रिमेनिंग 4 थ्योरीज है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हम 7 थ्योरीज से करेंगे और 7 थ्योरी है केंज की थ्योरी बिजनेस साइकिल की। बिजनेस साइकिल अकॉर्डिंग टू केंज किस वजह से अकर होते हैं, उसका मेन कारण होता है वेरिएशन इन द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कि इन्फ्लुएंस होती है बाय एमईसी। एमईसी क्या है? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। केंज के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएशन इन एमईसी इज द रूट कॉज ऑफ ट्रेड साइकिल्स। अब एमईसी दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट, रेट ऑफ प्रोस्पेक्टिव यील्ड फ्रॉम द न्यू कैपिटल एसेट, मतलब जो प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस होती है उसके ऊपर, और दूसरा सप्लाई प्राइस ऑफ न्यू कैपिटल एसेट, उस नई कैपिटल एसेट जो है उसको परचेज करने के लिए हमें कितना प्राइस पे करना पड़ेगा, उसके ऊपर एमईसी जो है डिपेंड करता है। एमईसी जो एक्सपेंशन का फेज होता है उसमें एमईसी जो है काफी हाई होता है, क्योंकि बिजनेसमैन ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। उनको काफी लगता है कि आगे चल के हमें प्रॉफिट अर्न करने की अपॉर्चुनिटीज हैं, इसलिए रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। और रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जैसे जैसे बढ़ता चलता है उसके बाद बूम की सिचुएशन आ जाती है, और उसके बाद ये प्रोसेस लीड्स टू रिकवरी एंड प्रोस्पेरिटी अल्टीमेटली। उसके बाद हमारे पास आता है, अगर यही बिजनेसमैन को लगता है प्रोस्पेक्टिव आर डिक्रीज, मतलब जो बिजनेस प्रोस्पेक्टिव है अगर डिक्लाइन हो रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा? एमईसी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या होगी? कम होगी, इन्वेस्टमेंट फॉल हो जाएगी, जिसकी वजह से डिफ्लेशन या सिचुएशन आ जाएगी उस इकोनॉमी में। तो केंज के अकॉर्डिंग जो ये अप टर्न या डाउन टर्न आता है, ये बेसिकली इज द रिजल्ट ऑफ चेंज इन एमईसी एंड रिजल्टिंग इन्वेस्टमेंट। थ्योरी हमारे पास आती है सैमुएल्सन की थ्योरी। सैमुएल्सन के अकॉर्डिंग जो बिजनेस साइकिल्स अकर होते हैं वो होते हैं बिकॉज ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर। अब सैमुएल्सन के अकॉर्डिंग जब ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है? जो कि प्रॉफिट मोटिव से इन्फ्लुएंस नहीं होती, और ये जनरली की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि एक इकोनॉमी को चलाए रखने के लिए ये इन्वेस्टमेंट करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जब ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट करती है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है, तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने से मल्टीप्लायर प्रोसेस के थ्रू इनकम भी इंक्रीज होती है। अब जब इनकम इंक्रीज होगी तो जो प्राइवेट बिजनेसमैन है उनकी प्रॉफिट के प्रति एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से वो आगे चल के इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जब प्रॉफिट से इन्फ्लुएंस्ड होके कोई इन्वेस्टमेंट की जाती है तो उसको कहा जाता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे देखिए, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने की वजह से मल्टीप्लायर प्रोसेस की वजह से हमारी इनकम इंक्रीज हुई, और जब इनकम इंक्रीज हुई तो इनकम इंक्रीज होने से इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ी, और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में एक्सेलरेटर प्रोसेस के थ्रू फिर से इनकम बढ़ेगी। एज ए रिजल्ट देयर इज इंक्रीज इन इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड बाय लार्ज अमाउंट। अब देखिए, हमने ये कहा कि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट बढ़ी, यहाँ पे लिख लेते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट बढ़ी। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से मल्टीप्लाई प्रोसेस के थ्रू हमारी क्या बढ़ी? इनकम बढ़ी। इनकम बढ़ने से क्या हुआ? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ी। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट किसके थ्रू बढ़ी? एक्सेलरेटर प्रोसेस से फिर इनकम और ज्यादा जनरेट हुई, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड और इनकम और ज्यादा बढ़ी। किसके थ्रू? एक्सेलरेटर। तो देखिए, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट में क्या आ रहा है? मल्टीप्लायर। और यहाँ पे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में कौन सा आ रहा है? हमारा एक्सेलरेटर। अब इन दोनों को इंट्रैक्शंस की जब इंट्रैक्ट करते हैं ये दोनों, मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर, उसकी वजह से एक इकोनॉमी में जो है फ्लक्चुएशंस आती हैं, बिजनेस साइकिल आती है अकॉर्डिंग टू सैमुएल्सन। अब सैमुएल्सन ने डिफरेंट वैल्यूज दी थी मल्टीप्लायर की और एक्सेलरेटर की, और मल्टीप्लायर एमपीसी को उन्होंने किससे डिनोट किया? अल्फा से, और एक्सेलरेटर को बीटा से। और उसकी वजह से उन्होंने कहा था एक इकोनॉमी में जब ये इंटरेक्ट करते हैं तो 5 टाइप्स की फ्लक्चुएशंस आती हैं। और ये कौन सी तरह की फ्लक्चुएशंस आती हैं? फर्स्ट, साइकिल लेस पाथ। साइकिल लेस पाथ कौन सी होती है? जहां पे कोई हमारे पास साइकिल्स ही अकर नहीं होते हैं। और ये क्यों होता है? देखिए, यहाँ पे इस जब साइकिल लेस पाथ होते हैं, यहाँ पे अल्फा जो हमारे पास मल्टीप्लायर है, एमपीसी है, उसकी वैल्यू 0.5 है, और बीटा की वैल्यू जो एक्सेलरेटर है 0 है।
और यहाँ पे जो है क्योंकि एक्सेलरेटर की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन काम कर रहा है, मल्टीप्लायर। मगर जो हमारे बिजनेस साइकिल अकर होते हैं अकॉर्डिंग टू सैमुअल्सन वो दोनों के इंट्रैक्शन से होते हैं, और यहाँ पे जो बीटा एक्सेलरेटर है वो तो कुछ काम कर ही नहीं रहा है, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, साइकिल लेस पाथ, मतलब कोई भी साइकिल अकर ही नहीं होंगे। तो इस तरह से इसका डायग्राम बन जाए। दूसरा डैम्प्ड फ्लक्चुएशन। डैम्प्ड फ्लक्चुएशंस में जो अल्फा जो एमपीसी मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू है 0.5 और बीटा की वैल्यू जो एक्सेलरेटर है उसकी वैल्यू है 1। यहाँ पे जो फ्लक्चुएशंस होंगी वो शुरू में तो बहुत ज्यादा होंगी, बहुत जल्द मतलब ज्यादा होंगी, और उसके बाद धीरे धीरे कम होके और एक टाइम ऐसा होगा ये बिल्कुल ही डिसअपियर हो जाएंगे। और इसका मेन कारण ये है कि मल्टीप्लायर की वैल्यू यहाँ पे हाई होती है और वैल्यू ऑफ एक्सेलरेटर आर स्मॉल। उसके बाद थर्ड आते हैं कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। कांस्टेंट एम्पलीट्यूड में हमारे पास अल्फा की जो वैल्यू है वो है 0.5 और बीटा की वैल्यू कितनी है, 2। अब यहाँ पे जो फ्लक्चुएशंस होते हैं कांस्टेंट हो जाते हैं। कांस्टेंट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बीटा भी राइज हो रहा है, एक्सेलरेटर की वैल्यू भी राइज हो रही है, तो यहाँ पे जो साइकिल होंगे वो सेम लेवल पे ही चलेंगे, ना ज्यादा होंगे ना कम होंगे, कांस्टेंट होंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास फोर्थ में हमारे पास आते हैं एक्सप्लोजिव एम्पलीट्यूड या एक्सप्लोजिव फ्लक्चुएशंस। एक्सप्लोजिव फ्लक्चुएशंस जो होते हैं उनको एंटी डैम्प भी कहा जाता है। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू जो है 0.5 है मल्टीप्लायर की, और बीटा की वैल्यू एक्सेलरेटर की वैल्यू 3 है। और यहाँ पे फ्लक्चुएशन शुरू में तो बहुत क्या होंगी, धीरे धीरे होंगी, बट बाद में वो क्या होंगी, बहुत हाई होती चलेंगी, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेटर की वैल्यू जो है बहुत हाई हो जाती है। तो देखिए किस तरह से होंगी, पहले शुरू में क्या होंगी, छोटे छोटे साइकिल्स होंगे और उसके बाद बहुत बड़े बड़े साइकिल्स बनते चलेंगे। लास्ट आता है एक्सप्लोसिव साइकिललेस पाथ। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 0.5 है और बीटा की वैल्यू है 4। इसमें इकोनॉमी जो है इस एक लेवल से ज्यादा ग्रो नहीं कर सकती, इसलिए यहाँ पे एक्सप्लोसिव साइकिललेस पाथ हो जाती है। नेक्स्ट आ जाती है इसमें एजम्पशंस। हमारे पास सैमुअल्सन ने कौन कौन सी एजम्पशंस दी थी, प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड बताया था उन्होंने। कंजम्पशन जो है कैसे आती है, आफ्टर अ गैप ऑफ 1 ईयर और देयर इज 1 ईयर गैप बिटवीन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड इंक्रीज इन डिमांड ऑफ इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट थ्योरी हमारे पास आती है हिक्स थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल्स। हिक्स के अकॉर्डिंग जो बिजनेस साइकिल्स होते हैं इंटरेक्शन ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर की वजह से ही होते हैं, मगर हिक्स ने अपनी थ्योरी में ये बताया है हाउ फार एक्सेलरेटर, एक्सेलरेटर कहाँ पे होता है, एक्सेलरेटर हमारे पास आता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में। तो हम ये कह सकते हैं कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लक्चुएशंस एंड हाउ फार ट्रेड साइकिल्स कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटर। इसमें कुछ एक मेन कंसेप्ट यूज किए गए थे हिक्स के द्वारा इस अपने मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए, और वो कौन कौन से कंसेप्ट है। सबसे पहले वारंटेड ग्रोथ रेट। वारंटेड ग्रोथ रेट का कंसेप्ट जो हैरेट डॉमर ने दिया था। दूसरा सेविंग इन्वेस्टमेंट एंड मल्टीप्लायर, ये केन्ज ने दिया था। एक्सेलरेटर क्लार्क ने दिया था। मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर इंट्रैक्शन ये सैमुअल्सन ने दिया था। और लास्ट है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस हमें पता है जो प्रॉफिट मोटिव से इन्फ्लुएंस नहीं होती, ऐसी इन्वेस्टमेंट को कहा जाता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वो होती है जो प्राइवेट बिजनेसमैन करते हैं, ज्यादातर उन्हीं के द्वारा किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव जो है वो रहता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने हैं, इसलिए यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट की जाती है। अब हिक्स के अकॉर्डिंग अगर कांस्टेंट वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर है तो लेवरेज इफेक्ट की वजह से ही हमारे बिजनेस जो साइकिल्स हैं वो अकर होते हैं। और हिक्स की थ्योरी जो है डिफरेंट है सैमुअल्सन की थ्योरी से। और ये क्यों डिफरेंट है, क्योंकि सैमुअल्सन जो है वो अप्स एंड डाउन की बात करते थे इन द शॉर्ट रन, शॉर्ट्स अप्स एंड डाउन्स की बात करते थे, बट हिक्स ने अपने मॉडल में किसको मेन फोकस किया है, उसकी मॉडल जो है इज रिलेटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ एंड मूविंग बैलेंस। अब इस मॉडल को हम समझ लेते हैं एक डायग्राम से। इस डायग्राम में ए जो है ये है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। दूसरा जो एल है ये है हमारी लोअर लिमिट जिसको फ्लोर लिमिट भी कहा जाता है। और ई इक्विलिब्रियम लेवल है। सी जो है हमारे सीलिंग लिमिट है। जो लोअर लिमिट है एल और जो सी हमारी सीलिंग लिमिट है, मतलब एक इकोनॉमी इससे ऊपर और इससे नीचे, इन दोनों लिमिट से ऊपर और नीचे नहीं जा सकती, मतलब सीलिंग लिमिट में ये अपर लिमिट है।
एक इकोनॉमी इससे ऊपर इनकम और एम्प्लॉयमेंट उसकी नहीं हो सकती क्योंकि ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, और एल जो है लोअर लिमिट है, इससे नीचे भी नहीं जा सकती क्योंकि यहाँ पे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होती है, जिसकी वजह से इकोनॉमी इससे नीचे भी नहीं जा सकती। अब यहाँ पे जो है, जो हिक्स ने स्टार्ट किया था वो P0 लेवल से स्टार्ट किया था। P0 जहां पे कोई साइकिल्स नहीं होंगे। जब एक इकोनॉमी में P0 लेवल पे होंगे और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होगी, तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होने की वजह से उस इकोनॉमी में क्या होना शुरू हो जाएगा, इनकम और एम्प्लॉयमेंट बढ़ने शुरू हो जाएंगे, और इनकम और एम्प्लॉयमेंट जब बढ़ेंगे तो वो बढ़ते बढ़ते P1 फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये सीलिंग लिमिट है, अपर लिमिट है, इससे ज्यादा तो इकोनॉमी इससे ऊपर तो जा नहीं सकती है। अब इकोनॉमी जो है एकदम से डाउन भी नहीं जाएगी, तो ये जो है P1 से P2 के बीच में मूव करना, क्रॉल करना शुरू कर देती है। मतलब ऊपर भी एकदम से ऊपर तो जा ही नहीं सकती और नीचे भी एकदम से नहीं जाएगी। तो P1 और P2 के बीच का जो गैप है वो कब तक चलेगा, मतलब कब तक एक इकोनॉमी इस लेवल पे सीलिंग लिमिट पे ही क्रॉल करेगी, ये डिपेंड करता है टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट लैग। अब उसके बाद जब ये इकोनॉमी इसी लिमिट पे, सीलिंग पे काफी टाइम तक मूव करती रहती है, उसके बाद इनकम कम होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है और इकोनॉमी नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है, और उसमें फिर से एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाते हैं, और इनकम कम होते होते फिर क्या होता है, वो नीचे Q1 पे आ जाते हैं। Q1 लोअर लिमिट पे पहुंचने के बाद फिर से इकोनॉमी जो है एकदम से ऊपर की तरफ मूव नहीं करती है, वो इसी लिमिट पे जो है, लोअर लिमिट पे कुछ देर टाइम तक चलेगी। उसके बाद फिर ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के बढ़ने की वजह से फिर से वो ऊपर की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से जो हिक्स है उन्होंने दो लिमिट के थ्रू जो है, कौन कौन सी दो लिमिट, एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट के द्वारा ही इस मॉडल को एक्सप्लेन किया था कि मतलब ऊपर की लिमिट से ऊपर भी एक इकोनॉमी जो है उसकी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकती, और नीचे भी नहीं जा सकती। और क्यों नहीं जा सकती, बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह से उन्होंने अपने मॉडल को एक्सप्लेन किया था। और जो इकोनॉमी में बिजनेस फ्लक्चुएशंस होते हैं इन दो लिमिट के बीच में होते हैं, CC और LL के बीच में जो है बिजनेस साइकिल्स अकर होते हैं। अब इस मॉडल की कुछ एक एजम्पशंस थी, वो भी देख लेते हैं हम। इस मॉडल में हिक्स ने एजम्पशंस दी थी। फर्स्ट एजम्पशन हमारे पास आती है, इक्विलिब्रियम ग्रोथ रेट इज द रेट वेयर एक्चुअल ग्रोथ इज इक्वल टू नेचुरल ग्रोथ रेट। मतलब एक्चुअल ग्रोथ रेट और नेचुरल ग्रोथ रेट जो है वो दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। दूसरा, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज एट ए कांस्टेंट रेट। थर्ड है कांस्टेंट वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर। और फोर्थ है यूज द कंसेप्ट ऑफ सीलिंग एंड फ्लोर लिमिट। अब नेक्स्ट जो मॉडल आता है हमारे पास, कैल्डर मॉडल ऑफ बिजनेस साइकिल्स आता है। और कैल्डर की जो ये मॉडल था, ये डायरेक्टली बेस्ड था केंज के सेविंग इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के ऊपर, बट ये डिफरेंट है फ्रॉम द केंज मॉडल, क्योंकि जो कैल्डर थे उन्होंने नॉन लीनियर सेविंग इन्वेस्टमेंट फंक्शन की बात की थी, जबकि केंज ने लीनियर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन की बात की थी। तो यहाँ पे हालांकि कैल्डर का मॉडल जो है केंज के मॉडल के ऊपर बेस्ड है, बट फिर भी यहाँ पे क्या डिफरेंस है, जो कैल्डर है उन्होंने नॉन लीनियर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन की बात की है, जबकि केंज ने लीनियर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन की बात की थी। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किसका फंक्शन है अकॉर्डिंग टू कैल्डर, फंक्शन ऑफ इनकम एंड कैपिटल। इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली रिलेटेड टू इनकम है, बट indirectly related to capital stock, और saving is a function of income and is non-linear। जो मेन कंसेप्ट आता है इसमें, कैल्डर ने जो एक्सप्लेन किया था इस मॉडल को, और उन्होंने कहा था मेन कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल्स क्या है अकॉर्डिंग टू कैल्डर, इंट्रैक्शन ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग एंड और इन्वेस्टमेंट के इंट्रैक्शन की वजह से एक इकोनॉमी में जो है बिजनेस साइकिल्स अकर होते हैं। अब हमारे पास कैल्डर ने ये कहा था कि जब इंट्रैक्शन होती है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की, तो उसकी वजह से तीन टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम अकर होते हैं। फर्स्ट जो है दो स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक अनस्टेबल, मतलब तीन अकर होंगे जिसमें दो स्टेबल इक्विलिब्रियम होंगे और एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास ये डायग्राम है, यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और दूसरा पॉइंट बी है, यहाँ पे भी स्टेबल इक्विलिब्रियम है। एस जो है हमारे पास क्या शो कर रहा है, सेविंग फंक्शन को, और आई जो है वो इन्वेस्टमेंट फंक्शन को शो कर रहा है। अब ए पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है और बी पे भी स्टेबल इक्विलिब्रियम है, बट जो पॉइंट ए है इसमें एम्प्लॉयमेंट लेवल और इनकम लेवल जो है बहुत ही कम है, देखिए यहाँ पे है, और बी पॉइंट पे जो है वो बहुत ही ज्यादा है।
तो इसलिए ये दोनों ही स्टेबल हैं, बट ये जो कंडीशन है स्टेबल इक्विलिब्रियम की, जो पॉइंट ए एंड बी है, ये सिर्फ शॉर्ट रन में ही एप्लीकेबल होते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ पे हो रहा है? पॉइंट सी पे हो रहा है, और यहाँ पे इकोनॉमी या तो अपवर्ड जाएगी या डाउनवर्ड जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो रहा है।